इसका ऐसा करके आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो जो ये फ़िगर मैंने आपको बताया है, ये अगर किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये फ़िगर अगर फिट हो जाती है कि सीएसआईआर के टोटल इस एग्ज़ाम्स को, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, सीएसआईआर के टोटल इस एग्ज़ाम के दो 200 का जो मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, पार्ट सी के लिए, उसमें से अगर आप 75 में से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत है। 50 क्वेश्चंस में से अगर आप यहाँ पे 25 करते हैं तो भी आप क्वालिफाई हैं, और 20 में से अगर आप 5 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो भी आपके क्यूमुलेटिव जो मार्क्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। किसी भी कैंडिडेट्स का अगर 120 मार्क्स आता है आउट ऑफ 200 में से, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो किसी भी साल अगर वो फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। किसी भी टाइम पे, किसी भी अटेम्प्ट पे सीएसआईआर लाइफ साइंस का जो कट ऑफ गई है वो 55 या 56% से ज़्यादा नहीं गई है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए किसी भी साल में अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो अगर आपके 120 मार्क्स आते हैं दैट मीन्स कि यू आर स्कोरिंग 60% मार्क्स, और 60% मार्क्स अगर आपके पास आ जाता है तो आप एकदम सुकून से सो सकते हैं, रिलैक्स की सांस ले सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो रहा है इस बार का, आप आगे की तैयारी अपनी कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे इस टिपिकल से और कैसे इस टफ वाले एग्जाम्स को आप इजी बना सकते हैं। आप इस बात को इमेजिन कीजिए कि आपको 75 में से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं, 50 में से सिर्फ आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, और 20 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला फिगर आपके दिमाग में अगर जहाँ कहीं पे भी आपके स्टडी टेबल है वहाँ पे ऐसे आप पार्ट ए बी सी लिख करके ऐसे पेस्ट कर दीजिए उसको, और उसको दिमाग में आप रखिए कि आपको इतने क्वेश्चन एनी हाउ सही करके आने हैं। तो क्या 6 महीने में, 6 मंथ के ड्यूरेशंस में आपकी पढ़ाई का लेवल इतना ख़राब है कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको सीएसआईआर का रास्ता छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर 6 महीने में सीएसआईआर के 13 यूनिट की जो कि डिमांड करता है कि बच्चा 13 यूनिट पढ़ करके आएगा, उस 13 यूनिट का अगर आप 6 यूनिट नहीं पढ़ सकते हैं, और 6 यूनिट में से पढ़ करके आप अगर अपने सवाल अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको सीएसआईआर तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर आपको दूसरा अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, अगर आपका माइंड सेट और आपका टेम्परामेंट वैसा नहीं है तो। लेकिन मैं इस बात को भी गारंटी लिख के दे देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 6 मंथ तो दूर, 4 महीने भी अगर बहुत फोकस्ड होकर के स्ट्रेटजी वाइज जैसा कि बातें बताई जाती हैं तो वैसे फॉलो करके अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। लोग 3-3 महीने भी स्टडी करके बहुत आसानी से एग्ज़ाम को, सीएसआईआर को क्वालिफाई करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे कि जिस सीएसआईआर के एग्ज़ाम्स को लेकर के इतना फोबिया बनाया गया है कि इतना टफ एग्ज़ाम होता है, डेफिनेटली टफ वो है, लेकिन आप उसको स्ट्रेटजी बनाकर करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए ही एलिजिबल होंगे, और जिनके पास अंडर एज है वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, जेआरएफ का भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करने से सरकार आपको पैसा नहीं देती है। आप जब कहीं उस सर्टिफिकेट को एक्टिवेट कराते हैं, मतलब आप जब कहीं किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो वहाँ से एक लेटर बन करके जाता है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजीसी को और सीएसआईआर को कि हाँ, इस स्टूडेंट ने इस प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी एक्टिवेट कराया हुआ है, तब जाकर के आपकी फेलोशिप वहाँ से आना शुरू हो जाती है। सो फेलोशिप लेने के लिए आपको पीएचडी में इनरोल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ एपी बनना चाहते हैं, सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जेआरएफ के लिए परेशान मत होइए। और नेट के लिए जो कट ऑफ है वो आपका बेसिकली 55% है किसी भी कैटेगरी के लिए। मतलब कि अगर आपके 90 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं 120 में से, तो आप आसानी से नेट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो नूपुर, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि आ, आपको एलएस की तैयारी करना है, राइट? नूपुर, क्या आपको हाँ, ओके। तो आपके लिए जो टारगेट स्कोर होगा वो आपका दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप अपने कहीं पे भी, जहाँ कहीं पे भी आप स्टडी करते हैं, टेबल के ऊपर ऐसे मार्क लगा के लगा लीजिए कि आपके लिए जो मार्क्स है वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ द 90 मार्क्स है, राइट? तो उतना आपको वहाँ पे स्कोर करना है। आप उसको टारगेट थोड़ा ज़्यादा बना करके चलिएगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। सो अगर अभी किसी को भी जो अभी स्ट्रेटजी मैंने बताया है यहाँ पे कुछ डाउट है या अच्छी सी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश मेरी यही रही कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जितना टफ हम एग्ज़ाम सीएसआईआर को लेकर के सोचते हैं, अगर आप स्ट्रेटजी बना करके चलते हैं और अगर उसको देखते हैं फोकस करके, तो उतना टफ वो है नहीं जितना एक्चुअली में लगता है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर इस स्लाइड में किसी को भी कहीं कुछ डाउट है
और अगर अभी भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो सके हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप पूछ सकते हैं। स्लाइड सबको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, नूपुर आप बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ, अभी लाइव। जी हाँ, जब से सी एस आई आर का एग्ज़ाम एन टी ए कराने लगा है, तब से लाइफ साइंस का मीन्स एक्सेल का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटाइल में आता है, राइट। और इस परसेंटाइल का मतलब यही हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम आपका दिए हुए हैं, उनके कंपेरिजन में आपके मार्क्स का स्कोर कितना बनना है वो बताता है। तो अगर परसेंटाइल की अगर हम लोग बात करेंगे, तभी आपको जस्ट आगे वाले स्लाइड में दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को लेकर के कि कितना मार्क्स आपका गया हुआ है परसेंटेज में भी, और कितने मार्क्स आपके गए हैं परसेंटाइल में भी। आपके इस सवाल को थोड़ा सा भी होल्ड रखेंगे, आगे आप विद प्रूफ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्या स्कोर गए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी स्लाइड में जो चीज़ मैंने आपको डिलीवर की है, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, ओके। सो इसके साथ साथ में अगर आपको। हेलो। गुड आफ्टरनून अमित, बहुत लेट से ज्वाइन किए हो क्लास को। ऐसा क्यों? वेरी गुड। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब आज संडे है तो आज आराम किया जा रहा है, हाँ? क्लासेस को लेकर भी इंफॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में दिया था अमित, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, अभी और जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है हम कर देते हैं। लास्ट में सब ब्रीफ करके ही जाएंगे कि क्लासेस आपकी कैसे चलेंगी, कैसे आप उससे जुड़ सकते हैं, क्या टाइमिंग होगी, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लास बेसिकली आपके डाउट के लिए ही रखी गई है, और आपको उस चीज़ को बताने के लिए रखी गई है जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कि आपको कैसे करना रहेगा और क्या चीज़ आपको करना है, ओके। तो ओके। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे किया कि सी एस आई आर का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, और क्या क्या यहाँ पे आपके प्लस पॉइंट मिलते हैं सी एस आई आर के एग्जाम्स में। तो आपने देखा कि ना तो आपको इस बात का डर है कि आपको हर सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने हैं, आप फ्री हैं, किसी भी सेक्शन से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सी एस आई आर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये भी देखा कि 200 मार्क्स में से आपको 110 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, उस आउट ऑफ 13 यूनिट में से, 13 यूनिट में से, और आपको कितना पढ़ना रहेगा और कितना पढ़ करके आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि आपको सी एस आई आर की तैयारी करने के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है, कंटेंट का। कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कौन सी वो बुक होगी जिस बुक को फॉलो करें और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आपके पास कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड बहुत ही शार्प हो, बट अगर आपके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपके इस सी एस आई आर के प्रिपरेशन की जर्नी में, दैट इज़ द वो है आपका सिलेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ मटेरियल, कि किस तरीके से आप मटेरियल को चूज करते हैं, कहाँ से आप मटेरियल को पढ़ते हैं। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने कुछ इनलिस्ट किया हुआ है रेफरेंस बुक फॉर सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस के लिए, और होपफुली कि कई बार क्लासेस में पढ़ाते रहते मैं बताता भी रहता हूँ कि ये वाली बुक्स आपके लिए ज़रूरी है। बट आज आपको यहाँ पे विद उनके फिगर के साथ में आपको सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा, और रिकमेंड भी करूंगा कि ये बुक्स आपके पास ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए अगर आप सी एस आई आर तैयारी करते हैं तो। सो नंबर पहला है इस लिस्ट में माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस्कॉट। सी एस आई आर में माइक्रोबायोलॉजी से लगभग पार्ट सी और पार्ट बी को अगर मिला करके देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें आपका बैक्टीरिया का पूरा ग्रोथ कर्व से भी आता है, मिल्क पॉपुलेशन निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो मीडियाज होते हैं वो आते हैं। सो प्रेस कॉर्ड जो बुक है ये आपको फॉरेन राइटर की बुक है, और सॉफ्ट कॉपी इसकी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, मिल जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। पूरे बुक को प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपके सी एस आई आर में उसका सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको देखना होगा। और अगर आप नहीं देख पाएंगे तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर के किस तरीके से आपको करना है। आप इस बुक को ज़रूर रखिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ी हुई है, चाहे पेलजार पढ़ी है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की प्रेस्कॉट पढ़ी है, या फिर इंडियन ऑथर राइटर
राइटर की जो बुक पढ़ी है, उन सभी में से सबसे बेहतर जो बुक निकली वो है प्रेस्कॉट। इस बुक का माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोई जवाब नहीं है। इतने अच्छे तरीके से इनका एलॉबरेशन रहता है, इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप सचमुच में बुक पढ़ने के आदी हैं और हैबिचुअल हैं, तो आपको मतलब इस बुक को छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है इनका, और अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिर तो बात ही अलग है। तो पहली जो बुक है आपको CSIR के लिए, वो दैट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी की है, प्रेस्कॉट राइटर की, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी जो बुक आपकी आती है दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसको कि आप बायोटेक्निक के नाम से भी जानते हैं। और इस बुक के लिए, इस टॉपिक के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक है वो है विल्सन वॉकर की। ये विल्सन वॉकर की बुक आपको ऑनलाइन पे सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आप परचेज करना चाहेंगे तो 700-800 रुपये में आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से आती है। इसमें आपको सारा मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक यूज होते हैं, उन सारे टेक्निक का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। तो अगर यूनिट नंबर 13 जो कि CSIR का सबसे लेंथीएस्ट यूनिट माना जाता है, उस यूनिट की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको ये वाली बुक को फॉलो करना रहेगा। ये बुक आपके लिए होना ज़रूरी है। और नंबर तीसरी बुक है इस कैटेगरी में, सॉरी, विल्सन वॉकर के नाम पे भी आया, इसके पहले था ये आपका बायोकेमिस्ट्री का जो कि लेनिंजर का है। सो लेनिंजर की बुक आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए होती है, और इससे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों का काम हो जाता है। और होपफुली आप सब लोगों ने अपने यूजी में अगर नहीं पढ़ा है तो पीजी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। पीजी के टाइम पे आपको बायोकेमिस्ट्री अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एमएससी अगर आपने किया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने को मिली होगी। कह सकता हूँ कि मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट बुक है, और इस बुक की बहुत अच्छी खासियत है। यहाँ पे इस बुक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एकदम क्या कहते हैं ना कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको ये मान के चलता है, ये बुक के राइटर का मानना ये है कि जो भी इसका रीडर है वो जीरो है, उसको कुछ भी नहीं आता बायोकेमिस्ट्री के बारे में। वो बेसिक से स्टार्ट करेगा और आपको ले जा करके कहाँ तक ले जाएगा, दैट इज़ एडवांस तक ले जाएगा। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको ये भी बताएंगे कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, और बताते बताते आपको यहाँ तक भी ले जाएंगे कि हाँ ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक्स कि ये आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाकर के आपको बताता है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और पढ़ना चाहते हैं तो। सो बायोकेमिस्ट्री है, फिर इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पे लगा है विल्सन वॉकर, जिसके बारे में बता रहा था। इसमें सारे आपको टेक्निक्स मिल जाएंगे बायोकेमिस्ट्री के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये आपके नेक्स्ट बुक आपकी है दैट इज़ जेनेटिक्स का, PJ रसल। ये रसल की बुक के नाम से फेमस होती है, और इस बुक से आप जेनेटिक्स के साथ साथ में यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद रिस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स, ये दोनों चीज़ आपको पढ़ने को यहाँ से मिल जाएंगी। जेनेटिक्स का जो सिलेबस आपको यूनिट नंबर 8 दे रखा है, नंबर 8 यूनिट का आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है इस सिंगल बुक से। ये वाली बुक से आपको कवर हो जाएगा यूनिट नंबर 13, और ये वाली बुक से कवर हो जाएगा यूनिट नंबर 1, और ये वाले बुक से यूनिट नंबर आपका 4th वाला जो यूनिट है उससे कवर होता है माइक्रोबायोलॉजी का, राइट। से फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली जो आपकी बुक है वो है दैट इज द सेल बायोलॉजी के लिए, जेनार्ड कार्प की। सेल बायोलॉजी का जो यूनिट है वो आपको 2 यूनिट मिला करके दे रखा है, 3rd एंड 4th मिला करके। और सेल बायोलॉजी के लिए जेनार्ड कार्प और कूपर, ये 2 बुक आती हैं। बट कूपर और कार्प में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो कार्प की बुक ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनका फिगर का इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, और कंटेंट भी काफ़ी अच्छे देते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप ये वाली बुक को जरूर फॉलो करिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर को टारगेट किए हुए हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। इसके लिए एक ही बुक रिकमेंड की जाती है, तेज एंड जिगर की। ये वाली बुक का कोई जोड़ नहीं है। आप प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लाइक प्लांट हार्मोन है, प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फ्लावर का डेवलपमेंट है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, और फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे के सारे यूनिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीप में और ब्रीफ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आपके लिए रहेगी। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ये एक इंडियन राइटर की बुक है, PS वर्मा एंड VK अग्रवाल की। ये आपकी UG PG पढ़ाई जाती है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। CSIR का यूनिट नंबर जो 5 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, वो पूरा का पूरा यूनिट आपका इससे कवर हो जाता है। इसमें सब कुछ वो दे रखा है जो कि आपके CSIR के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में के सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी, यूनिट नंबर 11 और 12 जो कि मिला करके आपका है। और ये बुक है आपकी ओडम की बुक बहुत अच्छी है। इसके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इनका लैंग्वेज उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपको ये बांध कर रखते हैं।
मतलब अगर आप बहुत अच्छे शौकीन हैं पढ़ने के लिए, फिर तो शायद आप मेरे ख्याल से 1 आध घंटे तक इसको पढ़ पाएँगे। नहीं तो आपको बोरिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके वर्ड थोड़े से टफ वाले रखे गए हैं। तो इस बुक को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, तब आप इस बुक पर आएँगे, तो आपको थोड़ा-सा पढ़ने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप जल्दी बोर हो जाएँगे इस बुक को पढ़ने में। ओके, और नेक्स्ट आपका है एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। वैसे तो गिलबर्ट्स की बुक अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बस एंडरसन का मैंने रेफरेंस आपको दिया हुआ है। ये एनिमल फिजियोलॉजी है विद रेफरेंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ज़्यादातर आपको चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में मिलेगी। ये बुक की सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। हार्ड कॉपी आप अगर नहीं खरीद सकते हैं तो मत खरीदिए, लेकिन उसका आप फोटो कॉपी करा करके अपने पास ज़रूर रखिए। ये सारी बुक मैं जो आपको यहाँ पे लिस्ट किया हुआ हूँ, इन सारे बुक का दाम, मतलब किसी भी बुक का दाम 2000 से आपको कम में नहीं मिलेगा, राइट? तो आपको ये बुक सारा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वैसे ही पैसे की क्राइसिस रहती है, तो आप अपना पैसा बुक में खर्च मत कीजिए। आपको करना सिर्फ ये है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा जब हमसे जुड़ेंगे। और उसके बाद आपको सिर्फ उन उन यूनिट्स का प्रिंट आउट निकलवाना रहेगा जिन यूनिट्स का सिलेबस आपके CSIR में मैच करता है। आपको बस ये काम करना रहेगा ताकि आपके पास हार्ड मटेरियल रहे। लास्ट है आपका यहाँ पे NCERT की 12th और 11th की बायोलॉजी। ये मैंने बायोलॉजी की बुक लगाई हुई है, प्लस इसमें आप एक चीज़ और भी आप ऐड कर लीजिएगा। NCERT की जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक आती है 11th एंड 12th की, वो भी आपको रिकमेंड करूँगा मैं पढ़ने के लिए। उससे आपका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का और बायोटेक की पूरी अच्छी समझ बन जाएगी, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सो बीइंग ए CSIR एस्पिरेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये जितनी बुक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन सारे बुक का होना आपके पास ज़रूरी है। हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी आप इसका रख लीजिए, और उस सॉफ्ट कॉपी में से उन चैप्टर का प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए जिस जो चैप्टर आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर आप इतना करते हैं और आपके पास मटेरियल ये हो जाता है, फिर आपके पढ़ने का जो आपका रिदम है वो काफ़ी अच्छे से बन पाएगा, और आप अपने आप को एनालिसिस भी कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, क्या आप ये जो मटेरियल पढ़ रहे हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस मटेरियल को पढ़ने से हो भी पा रहा है या नहीं। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जो आप मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं उसका पैरामीटर क्या होता है, बताइए ज़रा। आप लोग की तैयारी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो भी आप मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं कि हाँ ये वाला मटेरियल हमारे लिए अच्छा होगा या ये वाला मटेरियल हमारे लिए ख़राब होगा, किस बेसिस पे करते हैं? हाँ जी, एनीवन, कोई बताना चाहेगा? सिर्फ सिलेबस का मैच कर जाना ही सफिशिएंट है या फिर और कुछ? एग्जैक्टली, दिस इज द की पॉइंट टू सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ अ सोर्स मटेरियल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर जिस मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं उस मटेरियल का फॉलो करने के बाद, पढ़ने के बाद, उसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं और आपके मटेरियल का लेवल वहाँ तक है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट मीन्स कि आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको मटेरियल को सेलेक्ट करने का। तो जो भी मैंने बुक आपको रिकमेंड किया हुआ है, आप इन बुक को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप CSIR के प्रीवियस ईयर के पेपर पे जाइए। देखिए कि क्या CSIR के प्रीवियस ईयर का पेपर जो दिया गया है उनके क्वेश्चंस आपके इस वाले मटेरियल को पढ़ने के बाद सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आप देखेंगे और आपको मिलेगा कि डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं इन बुक को ही फॉलो करके पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को प्रॉब्लम CSIR का अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ऐसा उन लोगों का कहना है और वो लोग करते भी हैं। जैसे अभी अमित हैं जो कि पिछले बैच में पढ़े हुए हैं, तो ये अच्छे तरीके से बताएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो पाता है। तो मटेरियल सेलेक्ट करने का ये अच्छा तरीका रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, और आपके पास मटेरियल अगर नहीं है तो आप उससे इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड आप कहाँ से कर पाएंगे? अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा, आप उसको अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। सो मटेरियल सिलेक्शंस के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो क्या बताता है, आपको क्या मैसेज दे करके जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर को और रिजल्ट को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये दिसंबर 2019 का कट ऑफ है CSIR के लिए, और इसमें आप देख पाएंगे लाइफ साइंस का आपका ये सेक्शन है, और लाइफ साइंस में ये UR कैटेगरी है।
यूआर कैटेगरी में 54% आपका जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है, ये आपका जेआरएफ के लिए है और ये आपका एलएस के लिए है यहाँ से। और ईडब्ल्यूएस के लिए 46% गया है, ओबीसी के लिए 45.2% गया है, एससी एसटी वालों में 38 और 33% गया हुआ है, ये जेआरएफ का है। एलएस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ 49, 42, 40, मतलब सोचिए 40, मतलब 80 या 81 मार्क्स भी जिसके आए हुए होंगे वो ओबीसी कैटेगरी में 2019 में क्वालिफाई रहा होगा, एलएस का सर्टिफिकेट लेकर के गया होगा। सोचिए आउट ऑफ 200 में से 80 मार्क्स भी जिसके आए हुए होंगे वो आसानी से क्वालिफाई हो गया होगा। एस सी एस टी के लिए थोड़ा सा मार्क्स और ज़्यादा कम है, यहाँ पे 39% है, मतलब 60 मार्क्स भी जिनके स्कोर हुए होंगे वो भी आसानी से क्वालिफाई कर गया होंगे। आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी अगर देखेंगे तो ये 49% है, मतलब 50% अगर मैं मान लेता हूँ तो 100 मार्क्स। सो आउट ऑफ 200 में से अगर आपके 100 मार्क्स अगर आपके पास आते हैं तो आप आसानी से एलएस, और अगर 110 नंबर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका 54% मार्क्स है यहाँ पे, तो ये 108 नंबर हो जाता है। मैं आपको 110 हमेशा बोलता हूँ, 110 नंबर अगर आपके पास है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2019 का जून वाला एग्जाम अगर आप देखते हैं तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। दिसंबर में मेरिट थोड़ी ज़्यादा गई थी, यहाँ पे आपका कम है, यहाँ पे 52% है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देखिए 33% है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि ये ईडब्ल्यूएस वाले बेसिकली एससी कैटेगरी से भी बिलो आ गए, मीन्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इनका कट ऑफ इतना कम गया हुआ था। ओबीसी वालों का 43% है और एससी एसटी वालों का 33% है। ये आप कट ऑफ जरूर देखिए, ये परसेंटेज में दे रखा है, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, अभी आपको परसेंटाइल में भी देखने को मिलेगा। एलएस के लिए आप देखिए, यहाँ पे एलएस के लिए 47% है, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 33% है, ओबीसी में 39% है। मतलब यहाँ पे भी आपका वही है कि 80 मार्क्स अगर आपके पास आते हैं तो आप आसानी से एलएस क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आपके 100 मार्क्स अगर आते हैं तो आप आसानी से 110 अगर मार्क्स आता है तो आप आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से कि अगर आपको एलएस चाहिए तो कितना नंबर आपको लाना है, और उतना नंबर लाने के लिए फिर आपको अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना करके मेहनत करना रहेगा। ये 2020 का है, और 2020 के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परसेंटाइल में दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी में 98 परसेंटाइल है, ईडब्ल्यूएस में 96 है, और ओबीसी में भी 96 है, राइट। और अगर लेक्चरशिप की बात करें तो यहाँ पे 97 परसेंटाइल है। तो नुपुर, आप जो पूछ रही थी कि कितना जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 97.1 परसेंटाइल है। अगर आपके इतने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, स्कोर कार्ड पे अगर आपको इतना देखता हुए मिल रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन मान सकती हैं, क्योंकि ये यूआर कैटेगरी का है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो ये और ज़्यादा कम है। ओबीसी में है तो आप 93 है, और ईडब्ल्यूएस में है तो 94 है, एससी एसटी में है तो और ज़्यादा कम में आता है। तो हाईएस्ट जो आपका परसेंटाइल में कट ऑफ गई हुई है वो 97 गया हुआ है, और जेआरएफ के लिए 98 गया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस आपको यही बताता है कि किसी भी साल किसी भी अटेम्प्ट में जेआरएफ के लिए 56% से अब तक मार्क्स हाई हाई नहीं गया हुआ है, तो आपको 56% का टारगेट करके चलना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे क्लासेस को लेकर के। आपको कल ही क्लास में बता दिया था, मतलब यूट्यूब चैनल पे अनाउंसमेंट था कि न्यू जो बैच है सीएसआईआर का एमएस बायोलॉजी की तरफ से, वो आपका 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे मैसेज या आपको कॉल करना रहेगा, दैट इज़ 8318917792 पे। आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि गूगल फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। और आपने अगर फॉर्म पहले से फिल कर रखा होगा तो डिटेल में आपके पास आ जाएगी। फिर आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि सीएसआईआर दिसंबर 2023 के नाम से रहेगा। और उस ग्रुप में ऐड कर देने के बाद फिर आपकी जो क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस का जो आपको लिंक होगा वो आपको उसी ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। और क्लासेस आपकी हमेशा गूगल मीट के थ्रू ही चलेंगी। तो गूगल मीट का आपको जो लिंक होगा वो डेली बेसिस पे आपको उस ग्रुप में उसका लिंक क्या होगा शेयर कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, टाइमिंग रहेगा आपका रात का 9:30 बजे, 9:30 से 11:30। और बाकी ये जनरल इंट्रोडक्शन था इसके लिए लेकर के। अगर इसके रिगार्डिंग में और किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। माइक आप लोग ऑन कर लीजिए।
हाँ, अमित एंड नुपुर, अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग में जो चीज़ें मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया है, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट एंड क्वेरीज हैं, सो आप उससे पूछ सकते हैं। सुबह के लिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और अभी तो शाम के लिए भी देखते हैं कि क्या है, मतलब अभी आप मान के चलिए कि शाम के टाइम पे क्लास चलेगा। सुबह के टाइम पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम बन पा रही है। गर्मी है इसीलिए तो 9:30 बजे रखा हूँ, ठंडी होता फिर तो 8:30 बजे पढ़ाता, क्योंकि 7:30 बजे तो शाम ही होता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कि 9 बजे का टाइमिंग रहना चाहिए, 9:30 का टाइमिंग आपको प्रॉब्लम है। ओके। और कुछ? मैंने आपको क्या बताया अभी, जैसे ये क्लासेस चलेंगी आपकी दिसंबर तक। ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपका रहेगा जुलाई और अगस्त के लिए। जैसे ही सितंबर का मंथ आएगा तो डे आपका छोटा होगा, नाइट आपके धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइमिंग आपका डे बाय डे ऐसे नीचे शिफ्ट होगा, पहले 9 आएगा, फिर 8:30 आएगा, फिर 8 8 भी आ सकता है। इस हिसाब से टाइमिंग शिफ्ट होती रहेगी। ठंडी के टाइम पे 8 बजना मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, तो उस टाइम पे 8 से 10 क्लास हो जाएगी। अभी चूंकि गर्मी है तो 7:30 बजे तक शाम होता है, तो 9 बहुत जल्दी बज जाता है। और मुझे इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, तो उनके काम भी थोड़े समरी पे हो जाए, मतलब वो खाना पीना उनका बनाना रहता है, तो खाना पीना बना करके वो घर वालों को खिला उला दें ताकि वो फ्री रहें। अब अगर 9 बजे हम क्लास रख देंगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि पता लगा उनका खाना देने का और खाना बनाने का पीक पॉइंट है, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अभी फिलहाल 1-2 महीने के लिए 9:30 की टाइमिंग रहेगी, फिर लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। टाइमिंग ठीक है नुपुर? अच्छा, ओके। अभी जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। क्या आप में से किसी को कुछ और भी कुछ पूछना है? आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं, या सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गए आप लोगों के, या कुछ था ही नहीं? हाँ, ये चीज़ मैंने अभी जस्ट पहले ही ब्रीफ किया था कि लास्ट टाइम पे चूँकि टाइमिंग का क्राइसिस रहा, 2.5 महीने मुश्किल से क्लासेस चल पाई थी, थोड़ा दिक्कत रहा, बट अभी हमारे पास 6 महीने का टाइमिंग है। तो आपकी मतलब कि 2-2 वीक पे टेस्ट हुआ करेंगे, जो 15 दिन की क्लासेस में जितना भी टॉपिक आपका खत्म हुआ रहेगा, उनके बेसिस पे आपका टेस्ट हुआ करेगा। बाकी आपका हर 2 महीने पर एक सीएसआईआर का जैसा जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया हो चुका होता है। सपोज़ जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी अगर मान लीजिए मैंने 1 महीने में खत्म कर दिया या 18 दिन में खत्म कर दिया, तो उस प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर आपका पूरा अब तक के जो सीएसआईआर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग आए हुए हैं, उनको मिला करके पेपर बनेगा, तो वो आप लोगों को देना रहेगा। इस तरीके से टेस्ट होगा। मतलब अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपके सारे यूनिट के अब तक के प्रीवियस ईयर के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, वो उनसे एक बार आपका एक्सपोज़र हो चुका होगा। है ना? और कुछ? ठीक है, फिर अगर आप और किसी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है बुक वगैरह के बारे में जो मैंने सजेस्ट किए हैं, तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं कल। ओके, होपफुली कि मेरे ख्याल से अब किसी के पास कुछ डाउट बचा नहीं है। ठीक है फिर, ओके।